नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम नई शुरुआत करते हैं अध्याय 2 की पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। जो पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं होती है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पढ़ लेते हैं सिर्फ सवाल करना तो हम सीख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कुछ बेसिक जानकारियां होती है, फंडामेंटल पोस्टुलेट के प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको हमें समझ विकसित नहीं कर पाते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय उस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो उस तरह के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय पूछ रहा है आपसे, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे हम लोगों को आने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज आधारभूत संक्रियाएं अर्थात फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में, कि किस तरह के फंडामेंटल ऑपरेशन हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जो करते हैं तो किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। तो उसमें आता है बच्चे सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है बच्चे संवर्ग नियम। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये नहीं पूछेगा कि संवर्ग नियम क्या है, वो सीधा सीधा 4 विकल्प आपको दे देगा, पूछेगा इनमें से ऑपरेशन दे देगा, 4 विकल्प लिख देगा आपको और पूछेगा इनमें से कौन सा नियम का पालन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए वो चारों पांचों नियम जो भी होते हैं कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर नियम का कायदा होता है। तो हम पहले नियम की अगर बात करें बच्चे, जैसे हमने लिखा 3 + 4 = 7 होता है, हम जानते हैं, या 16 + 7 को जोड़े तो 23 के बराबर होता है। वही हम गुणा की बात करें, ये तो जोड़ पे अप्लाई होता है, 5 × 3 करें तो 15 के बराबर होता है बच्चों, और 9 की गुणा 8 में करते तो 72 के बराबर होता है। इतना तो हम सामान्य जानते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा जो आधारभूत संक्रिया है वो कौन सी होती है, अर्थात हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन जो होता है इस पूरे अप्रोच के पीछे या इस ऑपरेशन के पीछे वो होता है बच्चे संवर्ग नियम। तो हमेशा हमें याद रखना है संवर्ग नियम में हमारा जो जोड़ का आउटपुट आता है, गुणा का जो आउटपुट आता है वो संवर्ग नियम का पालन करता है। क्लियर है बच्चे? तो ऐसे अगर आपको विकल्प दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से क्या ये विकल्प आपको दे दिया, ऑपरेशन दे दिया कि 16 + 7 = 23 किस नियम का पालन करता है, तो 4 विकल्प दे दिया वो संवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम या बंटन नियम। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि संवर्ग नियम। तो बच्चे आपने समझा कि जो संवर्ग नियम होता है वो हमेशा रिजल्ट की बात करता है, आउटपुट की बात करता है किसी भी ऑपरेशन को लगने के बाद, चाहे उस जोड़ का ऑपरेशन हो सकता है, वो घटाने का ऑपरेशन हो सकता है, यानी कि जोड़ की संक्रिया हो सकती है, घटाने की संक्रिया हो सकती है, या फिर गुणा की संक्रिया हो सकती है, या फिर भाग की संक्रिया हो सकती है। वही बात करें बच्चे हम दूसरे नियम की अर्थात क्रम विनिमय नियम की, तो क्रम विनिमय नियम के अनुसार ये जो बात कहता है ये स्थानों के परिवर्तन की बात करता है। स्थान परिवर्तन का मतलब कैसे, जैसे 3 + 4 बराबर आप लिख सकते हैं 4 + 3, यानी कि 3 + 4 भी 7 के इक्वल होता है, 4 + 3 भी 7 के बराबर होता है। लेकिन हम क्रमों का सफलीकरण करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते, तो इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किसके कारण होता है, ये क्रम विनिमय नियम के कारण होता है। यही नियम अगर हम गणित हमने जोड़ पे लगाया, अगर हम इसे गुणा पे लगाते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं 3 × 4 बराबर होता है 4 × 3 के, लिख सकते हैं इसको 3 × 4 12 के इक्वल होता है, और 4 × 3 भी 12 के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में 3 × 4 को स्थान परिवर्तित करके लिखते तो उसके परिणाम पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हुआ कैसे, क्रमों का परिवर्तन हुआ, तो ऐसी स्थिति में इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर बच्चे? और तीसरा नियम क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। ये होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है, जैसे 2 + 3 ब्रैकेट 3 + 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 ब्रैकेट +5, यानी कि हमने इसकी पेयरिंग करके यहाँ इस तरीके से लिखा। अगर ये हमारी गुणा होती है, गुणा भी इस तरीके से कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो नियम होता है हमारा वो होता है साहचर्य नियम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? और चौथा नियम बंटन नियम। जो बंटन नियम होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये इस नियम के अनुसार होता है क्या, जैसे हमने लिखा 2 × ब्रैकेट 3 + 5, तो ब्रैकेट का सीधा सा अभिप्राय होता है कि इस संख्या की इंडिविजुअल संख्या से आपको गुणा करनी है। जो भी चीज यहाँ अगर गुणा करें तो गुणा करनी, जोड़ है तो जोड़ कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, 2 × 3 2 × 3 प्लस 2 × 5 2 × 5। तो ये जो नियम हुआ ये किस नियम के अनुसार ऑपरेशन हुआ, बंटन नियम के अनुसार। तो बच्चों हमने देखा इस तरीके से हमारे कुछ आधारभूत 4 नियम होते हैं जो फंडामेंटल ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, नियम को फॉलो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे अगर पूछा जाए कोई ऑपरेशन आपको दे दिया जाए, आप उस ऑपरेशन के आधार पर आपको 4 विकल्प दे दिए जाए, तो आपसे पूछने लगे कि इनमें से कौन सा नियम होगा, तो इन नियमों के अनुसार आपको अच्छे से समझ विकसित कर लेनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को सरल कर पाए। क्लियर बच्चे? तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन नियमों को हमें सबसे पहले जानना था, हमने उनकी एक समझ विकसित कर ली।
क्लियर बच्चे? तो आपने जाने फंडामेंटल ऑपरेशन अर्थात आधारभूत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि हमारे आधारभूत संक्रियाएं जो होती हैं वो ये होती है। अब हमें कुछ नियम और जानने की जरूरी है। शून्य के गुण, जो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होती है वो किस तरीके की होती है। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की बात करें तो बच्चे इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो बेसिक प्रॉपर्टीज किस तरह की होती है उनको देख लेते हैं। जैसे बच्चे अगर हम किसी भी संख्या में जीरो अगर जोड़ देते हैं, किसी भी संख्या में अगर हमने जीरो जोड़ दिया तो बच्चे उसका आउटपुट हमेशा उतना ही आता है, यानी कि जीरो जोड़ने पर उस संख्या पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने 5 में जीरो जोड़ा तो 5 के बराबर आ गया। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा शून्य का इस संख्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसमें घटाते हैं, 5 माइनस जीरो करते हैं तो भी रिजल्ट 5 आता है। अर्थात जोड़ और घटाने का किसी भी संख्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है बच्चों? चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं शून्य की। 5 गुणा जीरो बराबर क्या होता है? जीरो। तो इस बात से हमें निष्कर्ष निकला बच्चे किसी भी संख्या में अगर हम शून्य की गुणा कर देते हैं तो उसका परिणाम हमेशा शून्य के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। और एक विशेष प्रॉपर्टी जिसमें गायब वगैरह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आप पिछले वर्ष की परीक्षा में उठाएं तो बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ विशेष तौर से आगे की कक्षाओं में गणित करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का बहुत बार प्रयोग भी होगा। यदि किसी भी संख्या को शून्य से भाग करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, यदि किसी भी संख्या को हम शून्य से भाग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? इंफिनिटी होता है। क्या होता है? इंफिनिटी या अनंत या फिर अपरिभाषित। ध्यान रखना बच्चों, किसी भी संख्या को अगर आप शून्य से भाग करते हैं तो अनंत के बराबर होता है, अर्थात अपरिभाषित होता है। एक प्रॉपर्टी और होती है शून्य की, जो वो प्रॉपर्टी होती है यदि किसी भी संख्या को का घात शून्य होता है, किसी भी संख्या का घात शून्य हो, क्या वो एक करोड़ संख्या हो, क्या वो एक संख्या हो, तो उस स्थिति में उस संख्या का मान हमेशा एक के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? तो हमने जाना किसी भी संख्या का घात अगर शून्य के बराबर है तो उस स्थिति में उसका परिणाम एक के बराबर है। क्लियर बच्चे? इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, एक से ऊपर कितनी भी संख्याएं हैं उनकी घात अगर शून्य है तो परिणाम एक होगा। लेकिन अगर एक से कम शून्य हो जाए, शून्य की घात शून्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये क्या होती है? आपकी अनिर्धारित रूप होता है, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर बच्चे? तो हमने सीखा शून्य की कुछ बेसिक गुण, ये 5 प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस की। इसके अलावा भी कुछ शून्य की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो आगे की स्तर पर आप पढ़ेंगे, लेकिन इतनी जानकारी आपको बच्चे बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो बच्चे अब तक आपने देखा कि हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं, हमारे जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं उसमें संवर्ग नियम क्या कहता है, क्रमविनिमय नियम क्या कहता है, साचर्य नियम क्या कहता है, और हमारा बंटन नियम क्या कहता है। चारों नियम हमें क्लियर है। साथ साथ हमने ये भी सीख लिया कि हमारी शून्य की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और उससे संबंधित जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो किस तरीके से आपसे पूछी जाती है। ठीक है बच्चे? तो यहाँ तक हमारी जानकारी क्लियर हो चुकी है। अब विशेष और महत्वपूर्ण जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है उसकी थोड़ी सी और समझ विकसित कर लेते हैं बच्चे। वो होता है विभाज्यता की जांच। कि कोई संख्या आपको दे दी जाती है, उस संख्या से मैं आपसे पूछा जाता है बच्चे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी, या 3 से विभाजित होगी, या 5 से विभाजित होगी, या 7 से विभाजित होगी। 4 विकल्प दे दिए जाते हैं कोई, और उसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। तो ये इतना आपके पास समय नहीं होता है कि आप उससे भाग देंगे तो समय ज्यादा लगता है। तो आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी। तो ऐसी स्थिति में कुछ नियमों को जान लेना बहुत आवश्यक है। मैंने यहाँ कुछ आपको 6 नियम बताए विभाज्यता से संबंधित, तो ये किस तरीके से होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चे अगर हम बात करें किसी भी संख्या की 2 से विभाजित की, तो कोई भी संख्या 2 से कैसे विभाजित होती है उसका एक विशेष नियम होता है जो आपको हमेशा याद रखना है। यदि कोई भी संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ध्यान रखना बच्चे, यदि इकाइकांक मतलब समझिए जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दी, ये लिखी मैंने जैसे 9, 9, 8, तो यहाँ देखिए इकाइकांक कितना है 8, यहाँ इकाइकांक कितना है 6, यहाँ कितना है 0, 6, यहाँ हम इसको कर सकते थे 4 भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, 2, 4, 6, 8 कितना आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इन्हें 2 से भाग देंगे तो ये 100% 2 से पूरे कट जाएंगे। तो हमने एक बात जानी कि यदि किसी भी संख्या का इकाइकांक तो क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या हमेशा 2 से कट जाती है। आप खुद से भी अभ्यास करोगे, मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दिए, 4 एग्जाम्पल, इनको आप खुद से भाग कर देना किससे, 2 से। आप देखेंगे इस चारों की चारों संख्या सरलता से 2 से कट रही है, अर्थात विभाजित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगी, 2 से विभाजित होगी।
तो 2 से विभाज्य का क्या नियम है, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या हो आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, तो ऐसी स्थिति में वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर है बच्चों? चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्य, 2 से हमें समझ में आई। 3 से विभाज्य की अगर हम बात करें तो कोई भी संख्या 3 से कैसे विभाजित होती है उसको थोड़ा समझते हैं। जब किसी भी संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या आपके पास है उसके अंकों का योग अगर आपने किया और उस अंकों का योग 3 से पूरा कट रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे यह है 954, यह है 753, यह है 852, यह है आपका 2535। अगर आप इन्हें देखें और इनको जोड़े बच्चे 9 5 14, 14 4 18, 18 को अगर 3 से भाग करें 3 से 18, तो ये संख्या 100% 3 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। जोड़ देखो 9 5 14, 14 4 18, तो 18 किससे कट जाता है, 3 से 3 से 18, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से हो जाएगी। वहीं इसको देखिए बच्चे 7 और 3 10 और 5 15, 7 5 12 3 15, 15 को अगर 3 से घटाएं 3 पंजे 15, तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः कट जाएगी। वहीं इसको देखें बच्चे 852, तो 8 5 13 तो 15, 15 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 पंजे 15, तो इस संख्या को अगर आप 3 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या पूर्णतः 3 से कट जाएगी। वहीं इसकी बात करें 2535 को, इसको जोड़े 5 2 7 और 3 10 और 5 15, 15 3 पंजे 15, तो 2535 भी 3 से अच्छे से कट जाएगा, अर्थात विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा प्यारे बच्चों कि 3 से किस तरीके से कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हमने 2 से सीख लिया, 3 से सीख लिया। 4 का बहुत बार पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने उसको जिक्र भी नहीं किया है। 5 से बहुत बार पूछा गया, तो 5 के में जानकारी होनी चाहिए। जब बच्चे बात करते हैं 5 से विभाजित संख्या होगी, तो इसमें हमेशा याद रखना, यदि किसी भी संख्या के कोई भी आपको संख्या दे दी, उसका इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 या 5 हो, कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या हो बच्चे, 0 या 5 हो, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या 5 से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। देखिएगा तुम देखिए इस संख्या की अगर बात करें अंत में क्या है, 5 है। इस संख्या में देखिए कितना है, 0 है। इस संख्या में देखिए अंत में कितना है, 5 है, यानी कि इकाई पर कितना है, 5 0 5, या हम कह लेंगे अंत काल में कितना है, 5 0 5। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो हमने 2 का क्लियर कर लिया, 3 का कर लिया, 5 का कर लिया। और अब थोड़ा सा समझ लेते हैं 7 से विभाजित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है और आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बच्चे किसी भी संख्या के 6 के गुणज के रूप में पुनरावृत्ति हो, कोई भी अगर संख्या हो और वो 6 के गुणज के रूप में, यानी 6 बार लिखी जाए संख्या हो, जैसे 3 3 3 3 3 6 बार लिख दिया, 5 5 5 5 6 बार लिख दिया, या फिर वो 12 बार लिखी जाए, या फिर वो 18 बार लिखी हुई संख्या हो, यानी कि 18 बार उस अंक का रिपीटेशन हो, या 12 बार उस अंक का रिपीटेशन हो, या फिर 6 बार उस अंक का रिपीटेशन हो, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या पूर्णतः हमेशा किससे विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है। तो बच्चे मैंने वो यहाँ बात की कम से कम 6 अंकों वाली संख्या की, वो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे छोटे जो अंक होते हैं उस स्थिति में आप सामान्यतः भाग से भी उसको सरल कर सकते हैं। तो बच्चे 7 से विभाजित संख्या को भी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं 9 से विभाजित संख्याओं की। तो बच्चे 9 से विभाजित संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, जिसके अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो जाए। जैसे हमने 3 से देखा था वैसे ही 9 का नियम होता है, वहां 3 से विभाजित हो रहा था, 9 से विभाजित होता है। जैसे खुद देखें ये लिख रहा है 4104, तो बच्चे 4104 में जो आए अंक है 4104, इनको जोड़े 4 और 0 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 को अगर 9 से भाग करेंगे तो 9 1 9, तो इस तरीके से 4104 किससे भाजित हो जाएगा, 9 से भाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें 2 2 4 1 अर्थात 2241, इसमें आए अंक कितने हैं बच्चों, 2 4 1, तो 2 + 2 + 4 + 1 जोड़े 2 2 4 4 8 और 1 9, तो इस तरीके से हमने देखा 9 जो कि 9 से पूर्णतः भाजित हो सकता है। तो यहाँ जो इस जोड़ आएगा या तो 9 आए, या फिर उसका जोड़ 18 आए, या फिर 27 आए, 81 आए, यानी कि 9 से भाजित होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं 11 से विभाजित संख्याओं की। जब सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, विशेष तौर से ध्यान रखना बच्चे 11 के केस में, और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं कि 11 की स्थिति में 11 से किस तरीके से भाजित कोई संख्या होगी। कोई भी संख्या है उस संख्या में सम स्थान होंगे और विषम स्थान होंगे। यदि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का अंतर आप करें और वो 0 के बराबर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होती है।
एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, ये पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, ये विषम स्थान हो गए, पहला, तीसरा और पांचवा। ये कौन से स्थान है? विषम स्थान में। ये दूसरा, चौथा, ये कैसे हुए? सम स्थान में। अब देखिए सम स्थानों का योग करें, 7 और 3 10 हो गए, 7 और 3 10 हुए, तो सम स्थानों का योग कितना आया? 10 आया। विषम स्थानों का योग करें, 1 5 6 और 4 10 आया, तो विषम स्थानों का योग भी 10 आया और सम स्थानों का योग भी 10 आया, तो 10 - 10 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है आपकी, इस संख्या को क्या कह सकते हैं आप? ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि कोई भी संख्या इस तरीके से 2 से विभाजित हो सकती है, 3 से विभाजित हो सकती है और 5 से विभाजित हो सकती है, 7 से विभाजित हो सकती है, 9 से विभाजित हो सकती है, 11 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से विभाजिता की जांच की जाती है बच्चों, इस नियमों के आधार पर की जाती है। क्लियर? तो अभी तक हमने जो बच्चों, प्यारे बच्चों, जो हमने चर्चा की वो किसकी थी? आधारभूत संख्याएं हमारी 4 होती है, शून्य के हमारे क्या गुण होते हैं और विभाज्यता की जांच के हमारे कुछ विशेष नियम होते हैं जो हमेशा हमें याद रखना है। इससे हमारी गणना सरल हो जाएगी और जल्दी से हम उसको सरल कर देंगे। चलिए बच्चे, कुछ क्वेश्चन अब इसकी सरल करते हैं। देखिए बच्चे, अब तक हमने बेसिक जानकारी आपको अच्छे से हो चुकी है। अब प्यारे बच्चों, हमें थोड़े से पिछले वर्ष के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में अगर आ गया है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है बच्चे, -1 को -1 से 100 बार गुणा करनी है। -1 को -1 से 100 बार गुणा करनी है, तब पूछ रहे हैं कि इसका गुणनफल क्या होगा। इन 4 विकल्पों में से एक उत्तर इसका होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है, और ये 2016 का क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें क्या बच्चे, -1 को -1 से, अब आप खुद देखिए बच्चे, -1 की गुणा जब हम -1 में करते हैं तो कितना आता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये -1 की -1 में आपने कितनी बार करी? 2 बार। 100 बार में कितनी बार हो जाएगी? 50 बार। 100 बार में कितनी हो जाएगी? 50 बार हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? इसलिए 100 बार में क्या जाएगा? 100 बार गुणा में कितना आएगा बच्चे? प्लस का 1, क्योंकि जब 2 बार गुणा करने पे 1 आ रहा है तो 50 बार क्या होगा? 50 गुणा 1 कितना आएगा? प्लस का 1। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इसका आंसर प्लस का 1 होगा। प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 1 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना बच्चे, प्लस जब कुछ नहीं लिखा होगा तो प्लस हमेशा साइन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, 93.40 को इतने से भाग देने पर क्या होगा? बहुत सरल सा क्वेश्चन है, भाग आप देते हैं, लेकिन थोड़ा दशमलव का क्वेश्चन दे दीजिए, दशमलव के भाग का। तो देखो बच्चे कैसे करेंगे आप इसको। ये देखिए आपको 934.0, इसको जब आप भाग देंगे किससे? 0.015 से बच्चे, इसको जो हटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 1 2 0 हो जाएगी। और जब इसको हटाएंगे दशमलव को तो यहाँ आएंगे बच्चे 1 2 3 0। ध्यान दीजिएगा, दशमलव में 2 स्थान पर 2 0 लग गई, यहाँ दशमलव 3 स्थान पर 3 0 लग गई। 1 2 1 2। तो इस तरीके से आपके पास बच्चे आया रिजल्ट 9340 और 0। इसको जब आप भाग करेंगे 15 से, ये हो जाएगा आपका 15 छिक्का 90, इधर बचा 3, हो गया 34, 15 दूनी 30, 4 हो गया इधर। अब इसे करेंगे कितना हो गया? 40 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है बच्चे, 10 बचा इधर, 15 छिक्का 90। ठीक है बच्चे, फिर 10 बचा, फिर 10 में लगा 0 लगा 15 छिक्का 90। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चे इसका कितना आ गया? 6226.66। तो ऐसी स्थिति में इसका लगभग आंसर ये आ गया। तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ये 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन। अभी हमने बताया था आपको कि किस तरीके से, उत्तर दीजिएगा, किस तरीके से 9 से विभाज्य होगा। तो आप इसे देखिए किस तरीके से करेंगे बच्चों। ये देखिए आपको 5 4 3 2 स्टार 7, तब आपसे पूछा है ये 9 से विभाज्य हो अगर ये संख्या, तो स्टार के प्लेस पर क्या होगा, यानी कौन सा अंक आएगा। अगर सामान्य तरीके से करें तो बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हमने बताया था कि यदि कोई भी संख्या 9 से विभाज्य होती है तो उसके अंकों का योग क्या हो जाता है बच्चों? अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाता है। अब हम इसके अंकों की बात करें बच्चे, तो 5 +
4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस इसे स्टार को स्टार रहने दीजिए, स्टार प्लस 7। अब आपसे जोड़ेंगे 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21। अब बच्चे बताइए 21 9 से कटता नहीं है, अब किससे कटेगा? 9 3 27, यानी कि 21 में क्या जोड़ दिया जाए? 21 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि वो कटे? 9 3 27, 21 आया तो 6 अगर हम इसमें जोड़ दे तो 21 और 6 कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका कितना हो गया? 21 प्लस 6 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो 27 हो जाएगा। और 27 किससे कट जाता है? जो 9 से आसानी से कट जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वो 6 बन जाएगा। जो हमने जाना अभी नियम समझे थे विभाज्यता के, उसके आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। यहाँ आपको दिया x स्टार y बराबर x प्लस 2 की पावर 2 इंटू वाई माइनस 2। तब आपसे पूछ रहा है 7 स्टार 5 का मान क्या होगा? ये बच्चे क्वेश्चन किसी विशेष नियम का ऐसा नहीं कि कोई आपको नियम बता दिया उस पर करते, ये जैसा दिया होता है उसी नियम का पालन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 7 स्टार 5, तो यानी कि x का मान दे दिया इसमें, x बराबर कितना होगा? 7 और y बराबर हो गया बच्चों, y बराबर हो गया 5। देखिए आपको देखिएगा ये 7 की वैल्यू होगी, ये 5 की वैल्यू होगी। अब जैसे इसमें दिया वैसे ही आप इसको कर लीजिएगा। तो इसलिए आप कहेंगे बच्चे 7 स्टार 5 बराबर हो जाएगा बच्चे कितना? 7 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये y का वैल्यू है 5 माइनस 2 कितना? जब आप इसको बच्चे सरल करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना? 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर इंटू इसको करेंगे 5 में से 2 गए 3। तो आपने देखा बच्चों यहां से 9 में 81 गुणा 3, गुणा करेंगे इसका 3 कम 3 और 3 अटे 24, तो कितना है? 243 है। अब इनमें देखिएगा कहीं 243 है, तो इस तरीके से ये विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, कम से कम भी अगर आप पिछले 20 वर्षों के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो 20 बार में कम से कम भी 10-12 बार इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ इन्होंने कहा मुझे आपसे गुणनफल निकालना है इसका। ये 584 गुणा 128 में करनी है, 167 में करनी है, फिर 413 में करनी है। अगर बच्चा आप इसे सामान्य तरीके से करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा समय, इतना समय वहां होता नहीं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ इसको सरल करने का सबसे सरल तरीका होता है बच्चों, क्योंकि इसमें पूछा आपसे इकाई का अंक, तो हर अंक का, हर संख्या का इकाई का अंक, ये इसका 4 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 3 हो गया। तो जो भी आपको संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक 4, 8, 6, 7 और 3 कितना हो गया? 4, 8, 7 और 3। तो आप इकाई के अंकों की गुणा कर लीजिएगा। जब आप इकाई के अंकों की गुणा करेंगे बच्चों, यानी कि 4 गुणा 8, 4, 8, 7 और गुणा 3, तो आप देखिए बच्चों 7 के 21, 21 के 8 में करेंगे इकट्ठे 8, 8 चौक 32, यानी कि 2, लास्ट में कितना आएगा? 2। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट में इकाई का आएगा 2। तो इस तरीके से ये इसका सही विकल्प है। एक बार और देखिए 8 चौक 32, 32 के 7 में करेंगे 2 से 14, 4 है 4 के 12, यानी कि 2 लास्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से इसका इकाई का कितना आएगा? 2। लेकिन अगर आप वैसे 584 की 128 में करेंगे, फिर जो परिणाम आया फिर उसकी 167 में करेंगे, फिर जो परिणाम आया उसकी 413 में करेंगे, तो बच्चों समय ज्यादा लगेगा और हो सकता है आपका गलत भी उत्तर है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है इकाई के अंक की, आप आसानी से गुणा कर लीजिए और जो भी अंतिम इकाई का अंक आता है वही क्या होगा? इसका सही उत्तर है। तो बच्चों आपने देखा कि प्रीवियस ईयर की परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए बच्चों इतना हमने समझ लिया कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, पूर्ण संख्याओं पर आधारित, आधारभूत संख्याओं से आधारित। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन अभ्यास के लिए कर लेंगे। देखिए बच्चों अब हमें बेसिक जानकारी क्लियर हो गई है, हमने कुछ क्वेश्चन किस तरीके से गत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए वो हमने समझ लिए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। मुझे पहला क्वेश्चन आपको दिया है उन्होंने 33 को किस संख्या से भाग देने पर 55 हो जाएगा। इन 4 विकल्पों में से कोई संख्या ऐसी होगी जिसको 33 से भाग देंगे और वो 55 हो जाएगा। ठीक है, करिएगा इसको। ये क्वेश्चन और आपको दिया है उन्होंने, ये कहते हैं एक स्कूल में 26 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 4 गमले हैं और एक गमले में यदि 2 कप पानी आता है, ये डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी डालेगा? इन 4 विकल्पों में से कोई ना कोई इसका उत्तर है, आपको बताना है और सरल करना है। ये क्वेश्चन बहुत सरल था। 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189। तो बच्चे जो स्टार है इसका स्थान पे कौन सा अंक होगा? इन 4 विकल्पों में से कोई ना कोई इस स्टार के प्लेस पर आएगा। ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ।
अब आपको एक और क्वेश्चन दिया है, वो सरल सा क्वेश्चन है, 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 गुणा 100 की घात 0 ने इकाई का पूछा है आपसे कि कौन सा होगा, सरल करना है और बताना है कौन सा उत्तर होगा। तो इस और पांचवा क्वेश्चन दिया है, अभी हमने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराया था, ये आपसे कहते हैं कि इतने की गुणा इतने में, इतने की गुणा इतने में और फिर इतने की गुणा इतने अगर की जाए तो इकाई का अंक आपको बताना है। क्लियर क्यों? तो इस तरीके से मैंने लगभग आपको 5 क्वेश्चन दिए। अभी 5 क्वेश्चन को तो आपको सरल करना ही है और जहां से भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए उन क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अच्छे से आपको सरल करना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन करने के तरीके को समझ जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आज का जो अध्याय हमारा था 2, जिसमें पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रिया को हमने समझा। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा बच्चे क्या हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, अर्थात फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, उनको हमने अच्छे से समझा। उसके साथ साथ हमने जो हमारी डिविजन कंडीशंस होती हैं, अर्थात विभाज्यता की जो कंडीशन होती है, 2 से किस तरीके से कोई संख्या कटती है, 3 से किस तरीके से कटती है, 4 से कैसे कटती है, 5 से कैसे कटती है, 7 से कैसे कटती है, 9 से कैसे कटती है और 11 से कैसे कटती है, और मुख्यतः इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा रहे हैं, वो हमने अच्छे से समझ लिया। हमने साथ साथ ये भी जान लिया कि हमारे प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन हम आते हैं और कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिए। आशा करते हैं बच्चे आज के इस लेक्चर में आपने कुछ बेसिक जानकारी अच्छे से समझी होगी और आपने थोड़ा सा जो नवोदय विद्यालय का जो स्तर है गणित का, उसी स्तर के क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझे होंगे। अब तो बच्चे घर पर रहिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।